नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि 2018 दिसंबर में पूछे गए हैं। इससे पहले भी यही पेपर का जो ईवीएस क्वेश्चन था, वो हमने कल डिस्कस किया था। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सवाल है, अनुवांशिक और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट्स। विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ये बिल्कुल सही है। कुछ पक्ष क्या होता है, पर्यावरण से ज़्यादा होता है प्रभावित, तो कोई अनुवांशिकता से यानी कि कोई होता है हेरिडिटी से, तो कोई हमारा इन्वायरमेंट से ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, ये तो है। उसके बाद हमारा दूसरा, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता तीन चीज़ों पर पूरी तरह से निर्धारित होती है। ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद अच्छी देखभाल, पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ये भी गलत बात है, क्योंकि हेरिडिटी के कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी गलत है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा, विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूट टू द पियाजे थ्योरी। निम्नलिखित में कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है, यानी कि पियाजे ने क्या नहीं कहा है, उसके बारे में बेसिकली पूछा गया है। पहला है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बिल्कुल, पियाजे ने क्या किया, स्टेज वाइज अपना थ्योरी दिया है। कौन कौन दिया है, SPCF हम शॉर्ट में बोलते हैं, जिसमें होता है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, तो ये तो पहला वाला उन्होंने कहा है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। उसके बाद निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये वाला पॉइंट जो है पियाजे ने नहीं कहा है। इसके अलावा हम चौथा पॉइंट देख लेते हैं, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। ये भी कहा है। तो हमको पूछा क्या है कि सिद्धांत, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं गया, कौन नहीं कहा गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, दो का तीसरा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थाउट्स। ठीक है, पूर्व संज्ञानात्मक विचार जो कौन दिया है, पियाजे ने दिया है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, उसमें से एक सीमा नहीं है। ठीक है, उसके बाद है ये पहला कौन सा है, जो है सीमा नहीं है। ध्यान केंद्र की प्रवृत्ति नहीं होती है, ये भी एक सीमा है। ठीक है, इसके अलावा क्या आता है, प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित, वो भी नहीं होता, ये भी एक प्रकार का सीमा है। रिवर्सिबिलिटी, ये भी कंक्रीट में आता है। तो ये अहम केंद्रित, ये सब किस में आ जाता है, सेंसरी में आ जाता है, या फिर प्री ऑपरेशनल में आता है। ये सीमा जो पूछा गया है, ये सब क्या है, ये भी। तो सीमा में कौन, प्रतीकात्मक, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थाउट्स, ये किस में आता है, प्री ऑपरेशनल में आता है। मतलब ये सीमा नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, सीमा नहीं है। तो लिमिटेशंस नहीं है, कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट नंबर और चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ यहाँ पे, चौथा नंबर प्रश्न हमारे पास है, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कह रहा है कि प्ले हैज सिग्निफिकेंट रोल डेवलपमेंट इज ऑफ यंग चिल्ड्रेन फॉर द फॉलोइंग रीजन्स एक्सेप्ट्स। कहता है कि किसके अलावा, ठीक है, बच्चे खेल युवा के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब हम जानते हैं कि खेल क्या करता है, बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, उसके बारे में पूछा है। वे शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके वाला यह इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये भी है। उसका बाद यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, इस ये जो है ये नहीं होता है। कि इसी के अलावा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका के अलावा निम्नलिखित में जो भी है, तीनों ऑप्शन जो है खेल में शारीरिक विकास में सहायक होते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड जो होता है वो नहीं होता है। इसलिए यही हमारा सही हो जाए, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है। ठीक है, ये नहीं पूछा है कि ये खेल से क्या क्या हमारा शारीरिक विकास होता है, तो उसमें हमारा वो तीनों सही हो जाता है, ये गलत है। तो यही गलत जो है वो पूछा है हमको। उसके बाद हमारा पांचवा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को
गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो बच्चों को गंभीर रूप से, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले यह है कि हम कई तरीके से जो हल करते हैं उसमें क्या लगता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग लगता है। तो यही हमारा सबसे बेटर आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 5 का 4। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा 6ठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशंस। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा प्रदर्शन निम्नलिखित जो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन है? ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा करके सीखना, परियोजना, विधि और सहयोग से सीखना। ये तो सही लग रहा है। इसके अलावा हम अदर ऑप्शन से देखते हैं। थीमेटिक इकाइयाँ, थीमेटिक नियमित इकाइयाँ, परीक्षण और रैंकिंग जहाँ पे आ जाए वो गलत। व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग करना, ये भी गलत है, लेबल हम नहीं करते हैं। परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग, इसमें भी रैंकिंग आ गया, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से, यानी लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड्स एंड कोऑपरेटिव लर्निंग्स। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा 7वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 7वां नंबर प्रश्न दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन एजुकेशन इट लाइट इटसेल्फ। कह रहा प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? अब इसमें से हमारे पास 4 ऑप्शन, इसमें कौन बताता है कि शिक्षा ही जीवन है? ठीक है, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, नहीं, ये गलत। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीखते हैं, ये भी गलत है। कौन कहा कि स्कूल की आवश्यकता नहीं? स्कूल की आवश्यकता पड़ती है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। क्या करती है? प्रतिबिंब करती है। ठीक है, जीवन सच्चा शिक्षक है, जीवन सच्चा शिक्षक नहीं है, हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, एजुकेशन इज स्कूल शुड बी रिफ्लेक्ट सोशल एंड नेचुरल। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3rd होगा वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 7 का जो 3rd नंबर है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडरेड एज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। किसे माना जाता है? उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन है, यानी कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी और जो हमारा मोरल मैच्योरिटी होता है उसके बीच क्या होता है? एसोसिएशन है। ये सही लग रहा है। ठीक है, इसको हम सही माने। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, ये भी गलत। या नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। इट स्टेबलाइजिंग, इसमें थोड़ा सा है। उसका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे, क्योंकि आंसर की में हमारा ऑप्शन नंबर ए है। सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक परिपक्वता यानी कॉग्निटिव मैच्योरिटी और नैतिक परिपक्वता यानी मोरल जो मैच्योरिटी है उसका समर्थन करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 9वां नंबर प्रश्न है निकटतम विकास का क्षेत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? जेपीडी बोलते हैं, जिनको कहा जाता है जोन ऑफ प्रोमिक्सल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रोमिक्सल डेवलपमेंट रेफर्स टू, निकटतम विकास का क्षेत्र प्रतिबंधित करता है उस चरण को जब अधिगम विकास संभव है, नहीं। उस विकास चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, ये भी नहीं, क्योंकि इसमें एक संभावना रहती है कि अगर बच्चे को सही डायरेक्शन दिया जाए तो वो वहाँ तक पहुँच सकता है। यही है हमारा जेडपीडी। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है। तो ये क्या होगा? जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग खुद से कर सकता है, वही चीज़ हो जाएगा। सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3rd होगा 9 का, वही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे। एन एंड्रोजीनस पर्सनालिटी, यानी कह रहा है कि एक उभयलिंगी व्यक्ति जो होता है उसमें स्त्री लक्षण पुरुष वाले को संदर्भित करता है। आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ठीक है, इसमें दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है,
और उसके बाद ये दृढ़ और अहंकार, ये भी ना आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकेंड होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप प्लेलिस्ट में, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर के चिल्ड्रेन एक्वायर जेंडर रोल्स। ठीक है, थ्रू ऑल द फॉलोइंग्स, बच्चे किसको छोड़ करके आने सभी जगह द्वारा भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मीडिया में तो करते हैं, समाजीकरण में भी, समाज में भी, लड़का लड़की संस्कृति में भी, और ट्यूशन में नहीं होता है। ठीक है, ट्यूशन में सभी क्या होते हैं, स्टूडेंट या छात्र होते हैं। तो हमारा इसमें को छोड़ करके सब में क्या करता है, लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हमारा 11 का जो हो जाएगा वो 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा 12वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि, यानी कि वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन दैट। ठीक है, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, बड़ी आबादी पर लागू किया जाता है, उनकी भाषा को समझना मुश्किल, ये भी गलत बात है, वे बच्चे की क्षमता को स्पष्ट तस्वीर नहीं देती, ये भी गलत है, वे मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए क्या है, पक्षपाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये आलोचना किया गया है मानकीकृत परीक्षणों का, यानी जो स्टैंडर्डाइज है, जिसमें क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, उसमें कोई एक ऑप्शन जो है आंसर होता है। ठीक है, इसलिए इनको क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है, मानकीकृत परीक्षणों का जो क्रिटिक्स होगा वो होगा, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा 13वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से डेट, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो क्या कहता है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल गलत। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, सही बात है, इसमें कई प्रकार की बुद्धि है, फिजिकल है, स्पिरिचुअल है, संगीत बुद्धि है, उसके बाद और भी कई सारे बुद्धि हैं। ठीक है, उसके बाद है पेपर पेंसिल परीक्षण, ये भी गलत है। उसके बाद प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा, बुद्धि कई प्रकार की होती है, वो कौन कहता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जो किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, तो हमारा 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग करते हैं, यानी टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट्स फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू। ठीक है, तो कह रहा है कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, पहला हमारा, ठीक है, उसके बाद है बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, इसमें जो सबसे मेन है उसका चयन करना, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने, उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, तो बच्चों की प्रगति की निगरानी करने, उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए। तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए किया जाता है, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, 15 नंबर प्रश्न है, Which one of the following is not related to continuous and comprehensive evaluation? निम्नलिखित में कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, मतलब CCE से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, ये तो सही है। यह शिक्षण अधिगम क्रिया का एक अभिन्न अंग है, यह भी सही है। यह विविध शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमे खराब बुद्धिमत्ता के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो हमारा तीसरा भी तो सही है, लेकिन चौथा जो ऑप्शन है यह बच्चों को सीधे खराब या बुद्धिमत्ता के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, ये गलत बात है। यह बच्चों को धीमे या खराब बुद्धिमत्ता के रूप में चिन्हित नहीं करता है। तो यही चार जो गलत है यही हमारा सही है, क्योंकि हमें क्या पूछा है, व्यापक और मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, ये तीनों संबंधित है और चौथा ऑप्शन जो है वो संबंधित नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा 16वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गिफ्टनेस इन चिल्ड्रेन, यहाँ पे गिफ्टनेस इन चिल्ड्रेन कैन बी एट्रीब्यूट्स, बच्चों में प्रतिभाशाली किसके कारण हो सकती है।
आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतः क्रिया, ये तो सही लग रहा है। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता और एक अनुशासित दिनचर्या। किसी बच्चे की क्रिएटिविटी होने के लिए यानी कि गिफ्टनेस होने के लिए क्या चाहिए? आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का अंतः क्रिया होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 17 नंबर प्रश्न हो गया है। 16 नंबर, अब हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। तो हमारा 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, चिल्ड्रेन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीड अ क्लासरूम एनवायरनमेंट विच। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। गलत बात है। उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है, ये सही लग रहा है। उसके बाद उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करना, ये तो गलत बात है। बच्चों को उनकी भाषाओं की क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना, कभी भी वर्गीकृत या कैटेगराइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर है। द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रेन इन द क्लासरूम टेस्ट रेस्ट ऑन शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देशन तरीकों के द्वारा, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने पर, उन्हें अन्य बच्चों से पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। ठीक है, तो हमको पूछा है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर जरूरी है शिक्षक द्वारा क्या? अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग पर। तो हमारा 18 का जो फर्स्ट होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। अति संवेदनशील बच्चों को यानी हाइपर एक्टिव बच्चा जो है, सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है, यानी इसमें से कौन सा तरीका जो वो उपयुक्त नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट टू द सुइटेबल वे टू हेल्प ए हाइपर एक्टिव चिल्ड्रेन लर्न। ठीक है, तो एक कार्य को छोटे और प्रबंधन खंडों में तोड़ना, ये तो सही है क्योंकि इस तरह का करते हैं। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों को पेशकश करना, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि समावेश, बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना, ये नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत पूछा है तो गलत ही तो देना है, और ये तीनों होता है। ठीक है, अति संवेदनशील बच्चों के लिए हम करते हैं, छोटे काम को छोटे छोटे कार्यों में बांट देते हैं, टास्क को, अधिगम को वैकल्पिक तरीके से सिखाते हैं और उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि करते हैं। ये सब किस में करते हैं? हम अति संवेदनशील बच्चों के लिए। हमारे यहाँ पे पूछा था कि अति संवेदनशील बच्चों का कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, तो इसलिए चौथा नंबर सही हो जाएगा। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकारना, ये गलत बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 20वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो पैटर्न ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिटी चिल्ड्रेन हु आर। डाइवर्जेंट थिंकिंग कौन होगा? क्रिएटिव, सृजनात्मक। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे ये सब विकलांग या दिव्यांग, अलग डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित, प्रत्याशी, रेजिलेंट, ये भी नहीं होगा। तो हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों की समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वे इन विच ए टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग और चिल्ड्रेन इन द क्लासरूम। कह शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन कौन नहीं करता है? किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार विमर्श प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, ये तो करना चाहिए। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए प्रति ईमानदार रहना, ये भी करता है। और सोच विचार परीक्षण विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, ये भी करता है। और अभिसारण उत्तरों से वाले प्रश्न पूछना, यानी कि कोई शिक्षक अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका डायरेक्टली आंसर हो, तो ये समस्या हल करने का सही तरीका नहीं है। ठीक है, तो हमारा चौथा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 22वां नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशंस। निम्नलिखित में कौन सा एक संवेग है? स्मृति, डर, ध्यान या उत्तेजना। तो हमारा हो जाएगा डर यानी फियर।
तो हमारा 22 का जो होगा ऑप्शन नंबर 2 इस करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो चौथा ये 23 नंबर प्रश्न जो दिया है, ए 3-year-old चिल्ड्रेन एक्सप्लेन दैट मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन एट द मिल्क बूथ। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि मिल्क बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो निम्नलिखित में कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है? नहीं। बच्चे का जवाब जो है दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि बच्चे का जो जवाब है वो जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे। ये 24 तो हो गया। अब हमारा क्या है, ये 23 नंबर प्रश्न हो गया। 24 है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है? यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टीचर्स रोल। ठीक है, कौन टीचर का सबसे अच्छा रोल प्ले कर रहा है इसके बारे में। पहला है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना हो सकता है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे क्या करें, संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, जहां पे बच्चे क्या करते हो, क्वेश्चन पूछते हो, जानना चाहते हो या टीचर से संवाद करते हो। ठीक है, तो यही हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। तो 24 का 4 नंबर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा 25वां यानी 25 नंबर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम कंसेप्ट इज रिच लर्निंग। निम्नलिखित में कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक खर्च कर। क्यों? बच्चे को मिलेगा तभी तो बच्चा उसको पढ़ेगा या फिर सीखने की कोशिश करेगा। ये करा बच्चे की पहुंच से दूर हो तो ये गलत होगा। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य की खुली ताक में हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। करा ए क्लासरूम विथ ओपन एक्टिविटी corners and a variety of children literatures in open selves accessible any time of the day। ठीक है, तो ये सही लग रहा है। ठीक है, उसके बाद अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री के सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के बाहर लाया जाता है। ये गलत है। पाठ्य सामग्री का संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, ये भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा, जिसमें वह कक्षा में खुली चुनौती देगी जिसमें बाल साहित्य में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 26 नंबर प्रश्न दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम। निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी जो हमारा टेक्स्ट बुक होता है वो उसकी भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, यहाँ रोल का। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ये तो सही है। ठीक है, सामग्री में से एक है। वे एक राज्य राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। ये गलत है। वे अध्याय के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये भी गलत बात है। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। सबसे आवश्यक बोल दिया, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है 26 का 1, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से क्या है, एक है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट है, अब 3 क्वेश्चन बचा है मात्र, तो हम देख लेते हैं। 26 तक हमारा हो गया, 27, 28, 30, 4 क्वेश्चन रह गए। ठीक है, तो अब हमारा 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। राष्ट्रीय पठाचार्य फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। ठीक है, कह रहा है कि द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डेराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद और संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी संरचनावाद। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है।
द चिल्ड्रेन इन द क्लास कैन बी कंसिडरेड टू बी मोटिवेटेड। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में जाते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। वो बच्चे क्या करते हैं, शिक्षक से पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, यही सबसे बेहतर होगा। ठीक है, ताकि बच्चे क्या, इससे पता चलेगा बच्चे क्लास में मोटिवेटेड है, प्रेरित है, ताकि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा 29, ठीक है, लास्ट सेकेंड प्रश्न है हमारा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल इम्प्रूव चिल्ड्रेन लर्निंग। बच्चे का जो लर्निंग है, सीखने का अधिगम है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है सबसे उपयुक्त तरीके से। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षकों को विभिन्न उदाहरण चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो जो सबसे अधिक उपयुक्त होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, और 1, 2, 3 सब गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको सबसे पूछा है मोस्ट सुटेबल, ठीक है, सबसे उपयुक्त। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा आज के सेशन का लास्ट प्रश्न होगा, जो 30वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, द डिसिप्लिन विच हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द लर्निंग एनवायरनमेंट इज काइंड विच हेल्प्स। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने के लिए। तो जो हमारा अनुशासन जो अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह से मदद करता है, उसका कहना है कि बच्चे क्या करते हैं, अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए करता है। ठीक है, चिल्ड्रेन टू रेगुलर एंड मॉनिटर देयर ओवन लर्निंग। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमने 30 क्वेश्चन कर लिया है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।